Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar and we'll continue with our topic, the single phase induction motors. Good morning friends, हम लोग आज भी वही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉपिक्स है उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर दैट इज द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर्स और कैपेसिटर मोटर्स। बेसिकली इससे पहले हमने देखा था कि सिंगल फेज मोटर में क्या प्रॉब्लम था कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हमें उसके फेज को स्प्लिट करना हो रहा था। फेज को स्प्लिट करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा मेथड था। इसमें अलग अलग सर्किट पैरामीटर्स एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके हम लोग फेज स्प्लिटिंग करके टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट करके उसको रोटेट कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें इसी कैटेगरी में सबसे पहला जो इंडक्शन मोटर था दैट वाज द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। लेकिन इस मोटर में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या हो रहा था कि इसमें आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा पुअर हो रहा था, चाहे वो स्टार्टिंग हो या रनिंग हो। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा था, आपका लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, प्लस आपको टॉर्क भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और मोटर को और एफिशिएंट बनाने के लिए हमें मशीन को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन, वो सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है और इसको सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाते हैं, इस इन सब के बारे में डिटेल्स वीडियो आपका चैनल में अवेलेबल है। अगर किन्हीं ने वो वीडियो नहीं देखा या कोई कन्फ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। दूसरी बात है कि आप लोग प्लीज़ वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन सब टॉपिक्स में क्या होता है ना, हर एक टॉपिक से लिंक होता है। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कैपेसिटर मोटर्स। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या था कि रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में द प्रॉब्लम वाज द पावर फैक्टर, चाहे वो स्टार्टिंग हो या रनिंग हो। बिकॉज आपका मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर स्टार्ट हो रहा था, इससे स्टार्टिंग टॉर्क पुअर हो रहा था और लैगिंग पावर फैक्टर रन भी कर रहा था, इसके चलते रनिंग टॉर्क भी पुअर था। तो नॉर्मली ये मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग तो बना सकता है, लेकिन आपका डे टू डे लाइफ में जब हम इसको लॉन्ग रन में यूज़ करते हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर लॉस। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर स्टार्टिंग टॉर्क आपका अच्छा नहीं होगा तो हम बहुत हैवी लोड के लिए स्टार्ट नहीं कर सकते मोटर को। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर सबसे सिंपल तरीका क्या है, कैपेसिटर का इस्तेमाल करना। कहीं पे भी पावर फैक्टर को हम लोग जब इंप्रूव करते हैं वी यूज कैपेसिटर्स। तो यहाँ पर भी कोई अलग चीज़ नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग कैपेसिटर यूज करेंगे। एंड विद दिस कॉन्सेप्ट आपका कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का डिजाइनिंग हुआ। तो बेसिकली सबसे पहला जो कैपेसिटर मोटर था दैट वाज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब ये क्या है, ये सिंपली आपका जो रेजिस्टेंस स्प्लिट मोटर का है उसी का जस्ट ट्रू कॉपी है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश किया गया है कि मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाया जाए, बिकॉज अगर मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा तो फिर उसका रनिंग कंडीशन हमें कभी नहीं मिल पाएगा। रनिंग कंडीशन भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर मोटर स्टार्ट नहीं होगा तो फिर वो मोटर मेरा बेकार है। इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी दिया गया कि मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे बढ़ाया जाए। तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या किया गया, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग कॉइल के थ्रू मिलता है हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक, जैसा कि पहले मोटर्स में था हम लोग स्टार्टिंग कॉइल में रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या किए, सिंपली एक कैपेसिटर का इस्तेमाल कर दिए। बाकी सारा चीज़ आपका वही है, ये मेन वाइंडिंग है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और ये स्टार्टिंग कॉइल है और साथ में ये केज टाइप रोटर है। ठीक है, सब कुछ सेम है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई दो पार्ट में डिवाइड होता है, IM और IST, दैट इज स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में करंट जाता है। मेन वाइंडिंग में अभी भी करंट लैग करेगा, बट जैसे ही करंट आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ये आपका लीड करने लगेगा। ये क्या करेगा, लीड करेगा। तो इसका फेजर डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये है आपका मेन वाइंडिंग का करंट IM जो लैग कर रहा है, बट स्टार्टिंग करंट क्या हो रहा है, आपका लीड कर रहा है। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट करंट है वो क्या हो रहा है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा इसका पावर फैक्टर अच्छा है, भले ही थोड़ा सा लैगिंग है, लेकिन जो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेस मोटर से इसका पावर फैक्टर ज़्यादा बेटर है। इस वजह से क्या होता है, आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिलता है और मोटर बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है। अगर थोड़ा बहुत लोड भी होगा मोटर में तो भी उसको वो स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, बाकी इसका ऑपरेशन सेम है। फिर हम लोग यहाँ पर जैसे ही आपका ये आपका फेज स्प्लिट हो गया, आपका दो फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, φm एंड φs। ठीक है, जिसका रिजल्टेंट फ्लक्स आपको यहाँ मिलता है φr, और ये आपका रोटेटिंग मैग्नेट RMF प्रोड्यूस करता है और मोटर आपका सिंक्रोनस मोटर को आपका रोटेट करने में मदद करता है। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर क्या होता है, सिंस आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो आपका पावर फैक्टर उसका इंप्रूव हो जाता है, तो इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क आपको अच्छा मिलता है और मोटर इजीली आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद सेम फिनोमेना होता है कि जैसे ही मोटर आपका
70 to 80% आपका स्पीड गेन कर लेता है, हम लोग क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से मोटर क्या होता है अब सिर्फ सिंगल फेज पे चलता है। तो यहाँ पर जैसे ही स्विचिंग होगा देयर विल बी अ डिप, वहाँ पर एक थोड़ा सा डिप होगा और फिर मोटर ड्यू टू मोमेंटम अपना कैरी फॉरवर्ड करेगा स्पीड को और मोटर अपना टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता तो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होता है जैसे कि यहाँ डिपिक्ट किया गया है। बट सिंस यहाँ पर आपका दोनों वाइंडिंग है स्टार्टिंग में, इसीलिए टॉर्क आपका इंक्रीज कर गया, 0 से ऊपर आ गया। सिंस कैपेसिटर में स्टार्ट हो रहा है इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, फिर जैसे 80% पे आया हम लोग स्विच किया स्विचिंग स्पीड पे। ठीक है, तो मोटर का स्पीड थोड़ा सा डिप किया बट ड्यू टू मोमेंटम फिर वो अपना स्पीड को मेंटेन करने में मदद किया और सिंक्रोनस स्पीड पे जाके ये रुक गया। ठीक है, सो दिस वाज योर कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज से कि बेसिकली सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमने रेजिस्टेंस को हटा के सिर्फ यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, बाकी सारा ऑपरेशन खत्म, बाकी सारा ऑपरेशन सेम है। तो इसमें क्या हो गया आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पर आपका इसका आपका क्या है एडवांटेज क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि जहां पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वहां पर हम इस तरह का मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका ग्राइंडर्स हो गया, कन्वेयर्स हो गया, जहां पर इनिशियली लोड ज़्यादा होता है उन सब जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर मोटर का। या फिर हम लोग के घर का जो मोटर पंप होता है नॉर्मल जो सिंगल फेस पंप होता है वो सारा आपका कैपेसिटर मोटर्स होता है। ठीक है, लेकिन वो सब कैपेसिटर मोटर्स में क्या होता है कि सिक्स स्विचिंग स्पीड होता है, जिसके वजह से अभी भी वो प्रॉब्लम बना हुआ रहता है कि जैसे ही हम लोग स्विच करते हैं मोटर को, स्विच करने से क्या होता है एक डिप क्रिएट होता है मोटर में, अभी भी एक झटका टाइप का लगता है। और अगर स्विचिंग स्पीड प्रॉपर नहीं होगा तो मोटर अभी भी क्या हो सकता है रुक सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्विचिंग को बंद कर दें, स्विच को हटा दें, तो क्या होगा कैपेसिटर परमानेंटली रह जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि स्टार्टिंग तो आपका मोटर हो जाएगा लेकिन लॉन्ग रन में मोटर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू वाइंडिंग्स और पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए टू मेक द मोटर मोर एफिशिएंट अंडर रनिंग कंडीशन हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग कॉइल को हटा देते हैं, जिसके वजह से मोटर अगेन आपका क्या होता है रन करता है एज इंडक्शन विथ इंडक्शन कॉइल एट लोअर पावर फैक्टर, जिसकी वजह से रनिंग पावर फैक्टर अभी भी आपका पुअर होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, रनिंग टॉर्क आपका सेम टू सेम रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या जरूरत पड़ा कि क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को भी बढ़ाएं और रनिंग टॉर्क को भी बढ़ाएं। तो दोनों टॉर्क को बढ़ाने का सिंपल तरीका क्या है, दोनों में हमको कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर दोनों में कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा रनिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। बट यहां पर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग कैपेसिटर को परमानेंटली मोटर में लगा के रख देते हैं, ठीक है, और स्विच को हम लोग हटा देते हैं, तो व्हाट विल हैपन कि मोटर स्टार्ट तो हो जाएगा, रन भी पावर फैक्टर पे होगा, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू कॉइल्स आपका मोटर का जो क्या होगा पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आपका एक वाइंडिंग से चल सकता है तो उससे दो वाइंडिंग है तो पावर लॉस तो हो गई। तो इसी वजह से आपका एक जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, जो नॉर्मल मोटर्स होते हैं आपके घर में, ठीक है, जैसे आपका सीलिंग फैन हो गया, नॉर्मल फैन हो गया, आपका घर का छोटा पंप अप टू 1 HP का पंप, इन सब में क्या है कि एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। कैसा कॉम्प्रोमाइज कि आपका एक नॉर्मल रनिंग कंडीशन हो और नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क हो, बहुत हाई भी ना हो और बहुत पुअर भी ना हो। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया कि इस मोटर के डिजाइन में क्या किया गया कि स्विच को हटा दिया गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हटा दिया गया, क्योंकि वहां पर स्विचिंग एक्शन के चलते मोटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो यहां पर एक कैपेसिटर परमानेंटली आप सर्किट से लगा दिया गया विद द स्टार्टिंग कॉइल। ठीक है, तो कोई स्विचिंग नहीं होगा, यहां पर परमानेंटली मोटर टू फेज की तरह वर्क करेगा, कभी भी ये सिंगल फेज की तरह वर्क नहीं करेगा। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है इन बिटवीन है, बहुत ज्यादा हाई नहीं ले जाता है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं ले जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेंगे तो ये क्या करेगा स्टार्टिंग कॉइल का जो इंपेडेंस उसको रिड्यूस कर देगा, बिकॉज कैपेसिटेंस हाई होगा तो क्या उसका रिएक्टेंस घट जाता है 1/j⍵c, हम लोग को पता है 1/j⍵c। तो अगर आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा तो इस कॉइल का क्या होगा इंपेडेंस बहुत घट जाएगा। तो नॉर्मली क्या होगा करंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपका स्टार्टिंग कॉइल के थ्रू ही फ्लो करेगा, रनिंग कॉइल के थ्रू करंट आपका बहुत ही कम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन रनिंग टॉर्क आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कैपेसिटर कम रखते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इस तरह मोटर में कैपेसिटर का वैल्यू को इन बिटवीन रखते हैं, इन बिटवीन मतलब इस तरह से जिसके वजह से कि स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग टॉर्क भी आपको थोड़ा सा अच्छा मिले और रनिंग टॉर्क भी आपका बेटर हो, दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कॉम्प्रोमाइज होता है, आपका कोई भी बेटर बेस्ट कंडीशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो जहां पर मान लीजिए आपका सीलिंग फैन हो गया जिसमें क्या नॉर्मल ब्लेड्स आपका लगा हुआ और कोई लोड तो है नहीं। ठीक है, आपके घर का पंप जहां पर आपको पता है कि कितना लोड होगा, ठीक है,
उन सब जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर लगाते हैं, इसको हम लोग पीएससी मोटर्स भी कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम स्मूथ होता है, जैसा कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का होता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क मिला, ठीक है, रन किया और फिर ये आपका सिंक्रोनस स्पीड पर रुक गया। यहाँ पर कोई स्विचिंग नहीं है, इसीलिए मोटर का कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही सिंपल होता है, प्लस इसका ऑपरेशन भी बहुत ही सिंपल और ईजी होता है, मोटर में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि इस मोटर में अगर हम चाहेंगे कि बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिले और बहुत अच्छा रनिंग टॉर्क मिले, तो दोनों ही आपको नहीं मिल सकता है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों के बीच। यू हैव टू गेट अ नॉर्मल रनिंग कंडीशन एज वेल एज अ नॉर्मल स्टार्टिंग कंडीशन। तो इन सब इस मोटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हम लोग का डे टू डे लाइफ में, जहाँ पर आप लोग नॉर्मल लोड पे मोटर को कंटिन्यूसली चलाते हैं, जैसे कि आपका सीलिंग फैंस वगैरह, ये सारा आपका परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर होता है। ठीक है, तो दिस वाज योर पीएससी मोटर और परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट मोटर, और इसको हम लोग सिंगल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपका मशीन में एक ही कैपेसिटर दोनों का काम कर रहा है, स्टार्टिंग का भी और रनिंग का भी। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि कुछ ऐसा स्पेशल जगह होता है, ठीक है, कुछ ऐसा स्पेशल जगह होता है जहां पर आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी हेवी चाहिए और रनिंग टॉर्क भी हेवी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका जो अंडरग्राउंड माइंस होता है, ठीक है, या फिर फैक्ट्रीज होते हैं जहां पर बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगे होते हैं। नाउ दिस एग्जॉस्ट फैन का जो कैपेसिटी होता है बहुत ही हाई होता है, तो जब ये स्टार्ट होते हैं तो भी इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, और जब ये रन करते हैं तो भी इसका टॉर्क अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये एग्जॉस्ट को निकाल नहीं पाएंगे। प्लस जैसे बड़े हेवी आपका जो पंप होता है, जो हम लोग अंडरग्राउंड पंप लगाते हैं, सबमर्सिबल पंप लगाते हैं, ठीक है। अब इस सबमर्सिबल पंप का क्या होता है, बहुत इसका हेड बहुत ही हाई होता है, मतलब इसमें पानी का प्रेशर बहुत हाई होता है। तो इन सब जगह पे अगर हम लोग सिंगल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर लगाएंगे तो ये मोटर ना स्टार्ट कर पाएगा ना मोटर को रन कर पाएगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा चाहिए और रनिंग टॉर्क भी अच्छा चाहिए, और इसीलिए आपको डिजाइन किया गया द डबल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर। डबल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर में क्या किया गया कि आपका दो कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया, ठीक है, एक कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए और एक कैपेसिटर रनिंग के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी द डिजाइन ऑफ द डबल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर्स। तो ये है आपका डबल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन वाइंडिंग जैसा है वैसे ही है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी जैसा है वैसे ही है, बट यहाँ पर एक के जगह पर दो कैपेसिटर आपका पैरेलल में लगे हुए हैं, C1, CS एंड CR। CS स्टैंड्स फॉर द स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड CR स्टैंड्स फॉर द रनिंग कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एक स्विच भी लगा हुआ है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अलोंग विद द CS दैट इज द स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ। ठीक है, बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेम है ना। यहाँ पर करते क्या है, जो कैपेसिटर होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है CS, इसका वैल्यू ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू योर CR। ठीक है, CR से आपका ज्यादा होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का वैल्यू आपका CS का CR से ज्यादा होता है। ना व्हाट हैपेंस कि जैसे ही हम लोग मोटर को स्टार्ट करना होता है, अभी क्या होता है, हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं। स्विच को क्लोज जैसे ही करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो दो कैपेसिटर आपका पैरेलल में लग जाएगा मोटर के स्टार्टिंग कॉइल के साथ। अब हम लोग ये जानते हैं जब कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज कर जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो इंपिडेंस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट कहाँ से जाता है आपका, थ्रू द स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जब थ्रू जाता है तो कैपेसिटेंस भी हाई है, तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, यहाँ पर बहुत हेवी स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। ठीक है, और मोटर आपका इजीली किसी भी लोड में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे मोटर अपना स्पीड गेन करता है और 70 to 80% स्पीड गेन कर लेता है, हम लोग क्या करते हैं, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑफ कर देते हैं। जैसे ही ऑफ करेंगे, कैपेसिटर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, और रनिंग कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, ये सर्किट से अभी भी लगा होगा। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ CR ये कम है, तो CR का वैल्यू जैसे ही कम होगा रनिंग कैपेसिटर का, आपका इसका इंपीडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। नाउ द स्टार्टिंग इंपीडेंस, स्टार्टिंग कॉइल का जो इंपीडेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर करंट क्या होगा, मेन वाइंडिंग के थ्रू ही फ्लो होगा। ठीक है, मेन वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होगा और कुछ करंट आपका स्टार्टिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होगा। बट सिंस ये जो रनिंग कैपेसिटर है अभी भी आपका सर्किट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए रनिंग केस में भी आपको इस कैपेसिटर का फायदा मिलेगा और रनिंग पावर फैक्टर भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बेस्ट स्टार्टिंग कंडीशन और बेस्ट रनिंग कंडीशन आपको दोनों मिलता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर भी एक हल्का सा स्विचिंग होता है, बट दिस स्विचिंग, ये जो स्विचिंग में डिप आता है वो बाकी सब मोटर की अपेक्षा बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको ध्यान देना होगा कि दो कैपेसिटर लगाना है, स्टार्टिंग एंड रनिंग। तो रनिंग कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा कम होता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो
इस तरह का मोटर का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर हेवी आपका स्टार्टिंग और हेवी रनिंग चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जो माइंस में आपका एग्जॉस्ट होते हैं, बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, या फिर फैक्ट्रीज में बड़े बड़े एग्जॉस्ट होते हैं, वहाँ पर डबल वैल्यूड कैपेसिटर लगाता है। आपका जो बड़े बड़े ग्रास कटिंग मशीन्स होते हैं, फिर ये आपका सबमर्सिबल पंप्स होता है, इन सब जगह पे आपका डबल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर आपका यूज होता है, जहाँ पर स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क दोनों ही आपको अच्छा चाहिए। तो अगर टॉर्क स्लिप कैपेसिटर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका हाई है, ठीक है, यहाँ पर हल्का स्विच हुआ और रनिंग टॉर्क भी आपका अच्छा मिलता है, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू डबल वैल्यूड कैपेसिटर मोटर, इस मोटर का आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर वही सेंट्रीफ्यूगल स्विच के चलते ऑपरेशन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, प्लस इसका साइज भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है। तो इसीलिए इस तरह का मोटर का हम लोग यूज करते हैं हेवी स्केल मोटर्स में, जहाँ पर हेवी स्केल में सिंगल फेज सप्लाई जरूरत पड़ता है, वहां पर हम यूज करते हैं फॉर एग्जॉस्ट फैंस इन इंडस्ट्रीज। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कैपेसिटर मोटर्स। ये सारा आप लोग आज कैपेसिटर मोटर के बारे में पढ़े, जिसमें पहला हम लोग पढ़े कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जो कि जस्ट कॉपी है आपका रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर का, सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क में बढ़ता है, रनिंग कंडीशन सेम होता है। देन वी हैव स्टडीड द पीएससी मोटर, दैट इज परमानेंट स्प्लिट फेज कैपेसिटर मोटर्स, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक नॉर्मल रनिंग कंडीशन और नॉर्मल स्टार्टिंग कंडीशन के बीच, ठीक है, और कैपेसिटर को हम परमानेंटली सर्किट से हटा देते हैं। तो इस मोटर का एडवांटेज क्या है कि टॉर्क स्लिप बहुत ही स्मूथ होता है, और स्टार्टिंग और रनिंग में मोटर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऑपरेशन सिंपल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका एक कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट लोड पे ही काम करेगा, बहुत ज़्यादा हेवी लोड पे या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन पे ये काम नहीं करेगा। नॉर्मल मोटर्स के लिए आपका यूज़ होता है। अगर आपको हेवी चाहिए तो फिर हम लोग डबल वैल्यूड कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर करते हैं, जहाँ पर हम लोग एक के जगह पे दो कैपेसिटर लगाते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ स्विच लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा मिलता है और रनिंग टॉर्क भी आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैपेसिटर मोटर्स क्या है, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन करते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम हमेशा रेडी हैं। और किसी तरह का अगर आपको सजेशन हो जिससे हम चैनल की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसको भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।